वाकई देखा जाए तो इसी पर पूरे कश्मीर का इतिहास टिका होगा, या इसी से कश्मीर की ऐसी स्थिति बन गई होगी। और 62 भाषाओं में से एक भी भाषा राज्य की सरकारी भाषा नहीं थी। उर्दू सरकारी भाषा थी और उर्दू वहाँ कोई बोलता ही नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी स्कूल, कहीं भी कश्मीरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती। तो 370 और 35 ए ने जितना जम्मू कश्मीर के ऊपर अन्याय किया है। एक और मुद्दा जो जुड़ता है इससे 370 और कश्मीरी पंडितों वाला। और उसके लिए जो कुछ किया जा सकता था, संस्कृति को तोड़ने का, मंदिर तोड़े गए, उनके खेत ज़मीन हड़पी गई। तो बहुत अन्याय लद्दाखियों पे हुआ है, बहुत अन्याय कारगिल और इधर के क्षेत्रों में, द्रास वाले क्षेत्रों में हुआ है। 370 की आड़ में एक आम मुसलमान पर भी अन्याय हुआ है। आप भी मतलब आपका वहाँ पर आप बहुत बार जाना भी हुआ है, कैसे कैसे अनुभव रहे? कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहेंगे? तो एक तरह का आपको हवा में भी अलगाव नजर आ रहा है, ऐसा दिखता था। वो आपसे पूछते थे कि आप भारत से आए हैं, तो आप कहते थे यही भारत है, तो बोलते नहीं आप फिर कश्मीर को नहीं जानते। उसने हिंदी में नोट्स लिख लिए और वो फिर ऐसी गायब हुई कि वो कभी मिली नहीं बच्ची। क्योंकि आपने बताया भारत से तकरीबन पूरा अलग था, वो भारत को एक अपना हिस्सा नहीं मानते थे, अलग राष्ट्र उनका था। उसमें लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे और फिर बढ़ चढ़ के उन्होंने बातें उसमें भाग लिया। पूरे जम्मू कश्मीर में 1 इंच भी सरकारी प्रॉपर्टी नहीं बची थी। जैसे पत्थरमारी है, पत्थरमारी उस समय जो बंद हुई वो आज तक नहीं शुरू हुई। तो धीरे धीरे 2-4 बच्चों को पकड़ा, बात की, क्यों पत्थर मारते हो। अब जो सरकार का निर्णय आ चुका है, क्या परिवर्तन इसके बाद आएगा और क्या मतलब प्लान है फ्यूचर? अब तो लगता ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर कभी अलगाव की बात करता था। कश्मीर का मुद्दा आज़ादी के बाद से एक मुद्दा चला आ रहा है और आज तक उस विषय पर संघर्ष जारी है। ये मुद्दा आज़ादी के बाद जब सरदार पटेल ने छेड़ा था, उसके बाद उन्होंने संघर्ष करके भारत में कश्मीर को ला तो दिया, लेकिन वो कश्मीर आज भी जल रहा था। इस मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने वाले हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता, जो गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी के कार्यकाल में आज तक पहले महिला कुलपति वे हैं। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर उनसे। आपका स्वागत है। नमस्ते। अब ये जो मुद्दा है कश्मीर का, आप उससे जुड़े हुए भी हैं, तो मुझे शुरुआत से बताइए कि एक तो आपका जो काम है उसमें वो क्या है और फिर उसके बाद इतिहास पे बात करते हैं। कश्मीर जैसे कि हम सबको पता है एक बड़ी संघर्ष गाथा लंबी रही है और किन्हीं कारणों से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जैसे भी सबको छूता रहा है। खास करके बहुत से हमारे देशों ने तो उसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया कि हमारी संघर्ष की जो पूरी लड़ाई जो रही है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कई बार ऐसा लगता था कि ये कभी सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसे कौन सॉल्व करेगा, इसके क्या आगे के रास्ते हैं, उपाय हैं। बहुत बचपन से ही हम लोग ये सुनते आते थे। मेरे तो पापा वहाँ पोस्टेड भी थे, तो कई बार जब हम वहाँ जाते थे, देखते थे, इतना एक अलग होने की फीलिंग आती थी। हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे, कई कई जगह तो जा ही नहीं सकते थे, इतना एक घैटो जैसा बन गया था। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे धीरे, मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, मुझे भाषाएं आती हैं, बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उसमें कुछ भाषाएं जो कश्मीरी डायलेक्ट्स हैं वो भी आती हैं, कश्मीरी भी आती है, डोगरी, लद्दाखी, भोटी, शीना, कुछ वहाँ की भाषाएं हैं वो भी आती हैं। और मैं रशिया में पढ़ी हूँ तो रशिया तक थोड़ा थोड़ा चेंज होके कश्मीरी डायलेक्ट्स वहाँ भी बहुत से, उस समय तो यूएसएसआर था तो उसके कई प्रांतों में बोली भी जाती थी। तो उसमें छपने वाले लिटरेचर, उसका साहित्य, इन सब बातों से धीरे 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 हमें कश्मीर की जानकारी मिलती रहती थी। फिर मैंने सप्त सिंधु पर थोड़ी रिसर्च की। उस रिसर्च की वजह से भी मुझे कश्मीर के बारे में कुछ इतिहास के लगते जानकारी थी। कुछ ऐसा हुआ कि जब 2014 में सरकार भाजपा की आई, उसके बाद कुछ कुछ हलचल राजनीतिक रूप से शुरू हुई और गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई।
मई 2017 में ये कमेटी बनी थी और उसमें बहुत ही चुन चुन के लोगों को लिया गया। उनकी पूरी आईबी की जांच होती थी, पूरा परिवार उसमें एक तरह से स्क्रूटनी में आता था। बच्चे यदि विदेशों में हैं तो उनके आगे कितने संपर्क हैं, किससे वो मेल-जोल रखते हैं, वहाँ तक कि आईबी ने जब क्लीयरेंस दी है तब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है। और फिर मुझे कहा गया आप अपनी टीम बनाइए। तो हमें तब तक ये ज़ाहिर नहीं किया था कि ये हो क्या रहा है। बस हमें ये पता चल रहा था कि कुछ काम है, हमें करना है और शायद ये कुछ एक रिसर्च का काम होगा। तब तक कश्मीर का नाम भी नहीं आया था जब ये स्क्रूटनी हुई है। और फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया कि आप दिल्ली आ सकते हैं क्या? तो मैं दिल्ली गई तो वहाँ पे आईसीएसएसआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके परिसर में हमारी मीटिंग हुई और उसमें बहुत से अधिकारी थे, बहुत से दूसरे संस्थानों के भी अधिकारी थे, गृह मंत्रालय के अधिकारी। इस तरह से करके हमारी वो मीटिंग शुरू हुई। फिर हमसे हमारा एक तरह से बैकग्राउंड पूछा गया कि हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, किस में इंटरेस्ट है वगैरह। वो भी एक जनरल मीटिंग थी, उसमें भी कुछ ऐसा साफ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर कुछ गंभीरता है ये तो हमें अंदाज़ आने लगा था धीरे-धीरे। इस तरह से धीरे-धीरे होते-होते सितंबर 2017 में एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में लगभग 72 लोग थे और ऐसी ही एक कमेटी की मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर थी। और तब हमसे पूछा गया कि आप कश्मीर के किस भाग पे या किस मुद्दे से लगते हुए आप कोई शोध करना चाहेंगी। तो मैं क्योंकि लिंग्विस्ट थी तो मुझे लगा कि जो मेरी बैकग्राउंड है मैं उसी से कोई एक मुद्दा लूं। और यकीन मानिए जब मैंने ये लिया मुद्दा तो मुझे अंदाज़ ही नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि एक्चुअली देखा जाए तो इसी पर पूरे कश्मीर का इतिहास टिका होगा या इसी से कश्मीर की ऐसी स्थिति बन गई होगी। तो मैंने भाषाओं का मुद्दा लिया और मेरे मुद्दे का जो सार था वो ये था, शीर्षक था मेरे रिसर्च का कि कश्मीरी भाषाओं में भारतीय संस्कृति की कितनी साम्यताएं हैं। इस विषय पर मैंने शुरू करना अपना आरंभ किया। मैंने सोचा था कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब मिला के 10-12 भाषाएं होंगी, 15 होंगी, इससे ज़्यादा क्या होंगी। और जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला 62 भाषाएं हैं वहाँ और 62 भाषाओं में से एक भी भाषा राज्य की सरकारी भाषा नहीं थी। उर्दू सरकारी भाषा थी और उर्दू वहाँ कोई बोलता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है। सिर्फ सरकारी अफसर उर्दू में लिखते पढ़ते हैं। जिस राज्य की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ हो, वहाँ सिर्फ 14,000 लोग उर्दू पढ़ते बोलते हैं, वो भी सरकारी अफसर। तो ये एक इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन उस समय हुआ। फिर तो हम अलग-अलग तरह से इसके बहुत सारे शोध में उतरे कि ये क्या है। इतिहास को देखा तो पता चला 1948 में जब ये पाकिस्तानी कबीलाओं ने आक्रमण किया हम पर और शेख मोहम्मद की सेना आगे तक गई, नेहरू जी ने अचानक बीच में रोक दिया कि इससे आगे नहीं जाना है। तो किसी ने पूछा बाद में, वो जनरल बहुत नाराज़ हुए और क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं इसलिए मुझे कहीं न कहीं से ये बातें सुनाई देती थी। बचपन से जब बातें होती थी और कश्मीर के बारे में हमारी चर्चा होती थी कि उस समय ये जो आज का पीओजेके है, ये पूरा हमारा ही होता। लेकिन अगर उस समय नेहरू जी ने नहीं रोका होता और नेहरू जी के रोकने का एक ही रीज़न मिलता है और प्रमाणित है, आपको कहीं भी मिलेगा कि उन्होंने कहा कि इससे आगे मत जाइए क्योंकि वहाँ की भाषा शेख मोहम्मद को, गुलाम मोहम्मद को नहीं आती है। तो भाषा के कारण आज वो पीओजेके हमारा नहीं है, जबकि ऐसा कोई रीज़न होना ही नहीं चाहिए था कि भाषा नहीं आती है तो हम उस स्थान को अपना ना बना लें। तो इस बात का जब और पुष्टि हुई तो हमारी शोध और आगे बढ़ी और फिर ये पता चला कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी स्कूल, कहीं भी कश्मीरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती है। ना कोई कश्मीरी टेक्स्ट बुक है,
ना उसका कोई डिपार्टमेंट है, ना उसके शोध का डिपार्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। कश्मीरी भाषा का नाम ही नहीं है। अगर पढ़नी है तो उर्दू पढ़िए, वरना डोगरी नहीं, कश्मीरी नहीं, बोटी नहीं, लद्दाखी नहीं, झंस्कारी नहीं, जो वहाँ की लोकल भाषाएं हैं वो नहीं पढ़ाई लिखाई जाती थी। और फिर बहुत दिनों बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बना कश्मीरी का, जिसमें शोध कराई जाती थी, उसमें भी भाषा पढ़ाई नहीं जाती थी। तो ये सब जब हम लोग कर रहे थे, इसका पूरा मेरा शीर्षक अप्रूव हुआ, उसमें से अलग अलग बातें निकल के आई, उसमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए जिनसे ये पता चला कि क्योंकि धारा 370 और 35A है, तो उसकी वजह से वहाँ के युवाओं में कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब कोई पूछेगा कि भाषा की वजह से कैसे बेरोज़गारी बढ़ सकती है, तो भाषाएं भारत की शेड्यूल लिस्ट में आती हैं, और जितनी भाषाएं शेड्यूल लिस्ट में आती हैं, सिर्फ उतनी ही भाषाओं में भारत के एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर एक जम्मू कश्मीर के बच्चे को आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसको अगर अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने की सुविधा हो, जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमी, सबको है, गुजराती, हिंदी, सबको है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे को क्यों नहीं थी ये स्वतंत्रता? क्योंकि शेड्यूल लिस्ट में उनकी भाषा ही नहीं है। तो उसको अगर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनना है, तो उसे जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर आकर दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर ऐसी जगह जाना पड़ता है। अब कितने बच्चे बाहर आ सकते हैं? तो पूरा एक युवा वंचित था मुख्य धारा से जुड़ने का। और ये जितने अफसर थे बाहर से पढ़ के जाते थे, यानी कम से कम अपनी ज़िंदगी के 12 से 15 साल जिस बच्चे ने बाहर निकाला हो, वो कैसे मिट्टी से जुड़ा होगा? तो सरकार एकदम लोगों से कटी हुई थी, कोई भी पॉलिसी लोगों के लिए नहीं थी। सरकारें जो वहाँ बनती थी उनका एक अलग ही रवैया था, सीमा पार से पैसा आना, उस पैसे का दुरुपयोग होना, तो जो एक राजनैतिक वातावरण था वो भी बहुत ज़्यादा जिसको हम कहें अशुद्ध था, और ब्यूरोक्रेसी भी बहुत अशुद्ध थी। और क्योंकि 370 था तो राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ डेपुटेशन पे भी नहीं जा सकता। तो जो कुछ हो रहा था वहीं हो रहा था, अंदर अंदर ही हो रहा था। इतना भी कि आज आप देखते हैं कि किसी को प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी की अपनी एक क्वालिफ़िकेशन होती है। वहाँ पे क्योंकि बाहर का व्यक्ति तो आ नहीं सकता है, तो एक बीए पास भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। इतना क्वालिफ़िकेशन का डाइल्यूशन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा फिर अंदर अंदर अन्याय बहुत थे। बकरवाल, गुजर, इन लोगों को वहाँ नौकरियाँ नहीं थी। पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ थे, उनके लिए तो लिखा ही गया था कि ये सिर्फ मेहतर बन सकते हैं। ऐसा मेहतर शब्द यूज़ किया गया था कि ये सिर्फ सफाई कर्मचारी ही हो सकते हैं, उनको 10वीं के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो 370 और 35A ने जितना जम्मू कश्मीर के ऊपर अन्याय किया है, एक राजनैतिक दुरुपयोग करते हुए, उस परिप्रेक्ष्य में जो मेरी शोध रही है, और फिर उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस दिए, उनमें से बहुत से रिकमेंडेशंस को हमारी माननीय सरकार ने, हमारी माननीय संसद ने उसका लाभ लेते हुए और उस पर अब नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। जैसे कि वहाँ की लोकल भाषाएं अब वहाँ की राज्य भाषाएं बनी हैं, तो अब डोगरी, लद्दाखी और कश्मीरी वहाँ की राज्य भाषा बनी गई है। ये आपने बात की मतलब एक आपका जो कार्यकाल और वहाँ इतिहास की। एक और मुद्दा जो जुड़ता है इससे 370 और कश्मीरी पंडितों वाला, ये मुद्दा मतलब ये जो पूरा जो चला मुद्दा, उस पे क्या विचार है और किस तरह से ये फिर काम किया? जी, नहीं, बहुत सहा है। एक दौर ऐसा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित पूरे विश्व में जाने जाते थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, इस हद तक कि 1871 में जब पहला अनुवाद का ट्रांसलेशन स्कूल कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार ने बनाया, वहाँ कलकत्ता मदरसा में बनाया, तो उसमें भारत की तरफ से कश्मीरी पंडितों को बुलाया था
और उन्होंने भारत के टेक्स्ट को फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, लैटिन इनमें ट्रांसलेट किया है। वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने पूरे पंचांग का निर्माण किया, इतने सारे ज्ञान के ग्रंथ लिखे, उस कश्मीरी पंडित की परंपरा को एक धार्मिक मुद्दा बना दिया गया, जबकि वो धार्मिक था ही नहीं। वो तो एक्चुअली इतना ज़्यादा क्षेत्रवाद उसमें ले आए कि हम इस पूरे क्षेत्र में से ही निकाल देंगे, और उसके लिए जो कुछ किया जा सकता था संस्कृति को तोड़ने का, मंदिर तोड़े गए, उनके खेत ज़मीन हड़पी गई, घरों को उनके कब्ज़े में लिया गया, बहुत अन्याय, बहुत जुल्म माँ पर, बेटियों पर बहुत हुए हैं। और एक तरह से जिसे हम कहते हैं क्लींजिंग एक्ट, ऐसा क्लींजिंग एक्ट के चक्कर में उन लोगों पर अन्याय करके घाटी से उनको निकालने का एक प्रकरण चालू हुआ। और सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, आप देखिए लद्दाख में भी बहुत अन्याय हुआ है। लद्दाख में आप अगर आप समझते हैं कश्मीर को, तो जाड़ों में कश्मीर की राजधानी जम्मू होती थी और गर्मियों में कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती थी। अब अगर किसी को जाड़ों में काम कराना है तो रास्ते सब बंद हैं, बर्फ़ सब पड़ी हुई है, फ्लाइट लेकर कितने लोग लेह से जम्मू आ सकते हैं? आम आदमी को अगर सरकार से काम करना है तो 6 महीने रास्ते बंद होते थे। सरकार का कोई मतलब ही नहीं होता था, लेह से जम्मू आए कैसे इंसान? तो बहुत अन्याय लद्दाखियों पे हुआ है, बहुत अन्याय कारगिल और इधर के क्षेत्रों में, द्रास वाले क्षेत्रों में हुआ है, बहुत अन्याय घाटी के पंडितों पर हुआ है, बहुत सारा अन्याय ये जो चरवाहा एक जाति होती है जिसमें गुजर हैं, बकरवाल हैं, इन लोगों पर हुआ है। तो ये क्योंकि कश्मीरी पंडित का एक मुद्दा सबके सामने आ गया, इसलिए कई बार हमें लगता है बस इन पर अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है। 370 की आड़ में एक आम मुसलमान पर भी अन्याय हुआ है, उसका पूरा फायदा 2 या 3 परिवार ही ले गए हैं बस, जो राजनीतिक परिवार थे। आम युवा से बात करिए तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ये कहता था 370 खत्म होना चाहिए, पर कोई कर देगा ये विश्वास नहीं होता था उसको। ये 370 की जब आपने बात की, कश्मीरी पंडितों वाला विषय आ गया। आप भी मतलब आपका वहाँ पर आप बहुत बार जाना भी हुआ है, कैसे कैसे अनुभव रहे? कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहेंगे? बहुत तरह के अनुभव रहे हैं। पहला अनुभव तो ये कि जम्मू हम जाते थे या जम्मू के चारों तरफ के गांव में रामबन तक हम गए हैं, तो वहाँ कभी हमें ऐसा अंदर से खटका नहीं होता था, कोई डर नहीं होता था। लेकिन रामबन क्रॉस करते ही जब हम सोपोर, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर इस तरफ आगे बढ़ते थे, तो एक तरह का आपको हवा में भी अलगाव नज़र आ रहा है ऐसा दिखता था। वो आपसे पूछते थे कि आप भारत से आए हैं? तो आप कहते थे यही भारत है, तो बोलते नहीं आप फिर कश्मीर को नहीं जानते हैं, ये भारत नहीं है, हम कश्मीरी हैं। तो एक बोलचाल में ही वो आ जाता था। इन सब चलते क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हमें बहुत सारी सूचनाएं भी दी गई होती थी। हमारा इंटरेक्शन बहुत लोगों से हुआ, राजनीतिक लोगों से हुआ, उन लोगों से हुआ जो पहले आतंकवादी थे, उन लोगों से हुआ जो पहले अलगाववादी थे, उन लोगों से हुआ जो पहले अपहरणकर्ता थे, जिन्होंने एक प्लेन भी अपहरण कर लिया था, ऐसे लोगों से भी हमारा इंटरव्यू वगैरह हम लेते थे, बात करते थे। और प्रबुद्ध नागरिकों से भी हुआ, प्रोफेसर्स थे, वकील थे, वहाँ के बहुत बड़े कवि थे, उन लोगों से भी हमारी बातें हुई हैं। बातों में लोगों में एक डर था, वो कोई भी बात करते थे तो खुल के नहीं कर पाते थे। हम अगर प्रश्न पूछते थे तो हम सोचते थे कि ये कैसे पूछें, इसको रिकॉर्ड करें या ना करें इसमें। और इन सब के चलते एक दुखद घटना भी हमारे साथ हुई कि हमारी टीम में एक यंग लड़की थी और वो जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में उस समय लोगों से सर्वे कर रही थी और कुछ नोट्स ले रही थी, तो उसने हिंदी में नोट्स लिख लिए और वो फिर ऐसी गायब हुई कि वो कभी मिली नहीं, बची। तो ऐसे हमने 2 लोगों को खोया है अपनी टीम के। तो ये दुखद अवसर भी हुए और उनको होने के बाद
और भी ज़्यादा हमें सतर्क होके काम करना पड़ रहा था। हम मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, सोशल मीडिया तो बिल्कुल डिलीट कर रखे थे उन दिनों में हमने। हम कोई भी बात अपने घर परिवार में भी नहीं बताते थे। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता था हम कहाँ जाएँगे, कहाँ बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हमारे सहयोगी थे, सरकार से भी संस्थाओं से भी। वहीं जाके लगभग हमें पता चलता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो बहुत सारी सतर्कताओं के साथ हम लोग ये काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक निष्ठा थी और जितनी बार जाते थे उतनी बार ये लगता था कि लोगों के संग अन्याय हो रहा है, तो यदि इसको हम कुछ सहायता दे सकें, तो उस भावना से काम कर रहे थे। कैसी विचारधारा थी उन लोगों की? क्योंकि आपने बताया भारत से तकरीबन पूरा अलग था। वो भारत को एक अपना हिस्सा नहीं मानते थे, अलग राष्ट्र उनका था। टू नेशन में भी वो थियरी हो सकती है। तो कैसी विचारधारा थी और उसके सामने जो आपने लड़ाई लड़ी या फिर उसके बाद जो एक परिणाम आया है अभी निकल कर, क्या रहा ये पूरा सफ़र? मुश्किल तो होता है, जैसे हमने एक आयोजन किया, उस आयोजन में कोई नहीं आया। हम 5 लोग ही थे जो आयोजक थे, बहुत बड़े होटल में श्रीनगर में किया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 5 लोग शुरू करते हैं, और बड़ा जनरल सा हमने सब्जेक्ट लिखा था कि कश्मीर का भारतीय शैव परंपरा में योगदान। क्योंकि आदि शंकराचार्य का वहाँ मठ है और बहुत से दूसरे भी परंपराएं वहाँ हैं, पाणिनि वहाँ हुए, बहुत हमें अभिनव गुप्त मिलते हैं। तो इस बात पे हमने एक चर्चा रखी थी, कोई भी नहीं आया। और हम 5 लोगों ने मंच जो बनाया था, एक-एक करके मंच पे बैठते थे और हम अपनी बात एक दूसरे से ही कह रहे थे। तभी हमने देखा पीछे 2 लोग आके बैठे हैं, तो हमें लगा होटल के लोग हैं ये लोग शायद। जब वहाँ उन्होंने आधा पौना घंटा देख लिया कि हम तो बिल्कुल प्रबुद्ध चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा में कोई भी पुट ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर की बात करें या ऐसी कुछ राजनैतिक बात करें, तो आप मानेंगे नहीं, कम से कम 300 लोग विश्वविद्यालय के वहाँ आके बैठ गए। और करीब पौना घंटे 1 घंटे के बाद उसमें लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, और फिर बढ़ चढ़ के उन्होंने बातें उसमें भाग लिया। ये हमारे लिए पहला उत्साहजनक एक क्षण था कि तब तक हम कटे हुए थे, और ये लगभग 10 महीने के बाद की बात है। 10 महीने तक हमें कोई भी सूत्र नहीं मिलता था जिससे हम बात करें, जिससे हम सच्चाई जानें। हम लोग धीरे-धीरे लोगों से मिलते थे, बात करते थे। कुछ सच्चाइयाँ पता चलती थी, जैसे कि कितना करप्शन है, करप्शन का कारण क्या है। जैसे किसी भी राज्य में 2 ही तरह की प्रॉपर्टी होती है, या तो अपनी होती है या सरकारी होती है। पूरे जम्मू कश्मीर में 1 इंच भी सरकारी प्रॉपर्टी नहीं बची थी, क्योंकि सारी सरकारी प्रॉपर्टी लीज़ पर दे दी गई थी। तो सरकार अगर कहीं चाहे भी कि कोई इंडस्ट्री आके लगा ले, हम ज़मीन फ्री में दे दें, तो थी ही नहीं सरकारी ज़मीन, देंगे कहाँ से? ये सब बातें हम लोग बीच-बीच में हमारी रिव्यू मीटिंग्स होती थी, उसमें हम बताते जाते थे, हमें इस बार हमारा क्या परिणाम है, इस बार का क्या है, किस क्षेत्र में है, हम कहाँ गए, कहाँ हमें क्या पता चला। इस तरह की कई हमारी यात्राओं की पड़ाव रहे हैं, और हर बार हम जो कुछ हम पता करके आते थे उसको ऐसे ही उतावली में नहीं बता देते थे। फिर उसको बहुत तरह से एनालाइज़ करते थे कि ये सच है या नहीं है। फिर हम उसको आगे प्रस्तुत करते थे। तो इस तरह बहुत सी बातें हैं जो धीरे-धीरे पता चली। उस पूरी प्रक्रिया में ये भी सामने आया कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे पत्थरमारी है, पत्थरमारी उस समय जो बंद हुई वो आज तक नहीं शुरू हुई है दोबारा। यानी एक बहुत बड़ी सफलता थी ये। क्यों हो रही है वो जानने का दायित्व हमें दिया गया था, और वो जो कारण हम लोगों ने बताए उसको जब निवारण किया गया तो वो इतना परमानेंट उसका निवारण हुआ है कि आज तक पत्थरमारी नहीं हुई है। और वो रीज़न बहुत छोटा था। छोटे-छोटे बच्चे, 600-700 बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए अपने दोनों हाथों में भर के जितने पत्थर आते हैं अपने बैग में रख लेते थे। एक पत्थर का 500 रुपया मिलता था उन्हें। एक परिवार में लगभग 6-7 बच्चे होते थे। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि लगभग 50,000 रुपए तो उनके 5,000 रुपए एक दिन में बन जाते थे, एक परिवार के। तो वो जब लौटते थे तो वो पत्थर मारते थे।
अब क्योंकि बच्चा पत्थर मार रहा है तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती है उसके ऊपर। तो धीरे धीरे 2-4 बच्चों को पकड़ा, बात की, क्यों पत्थर मारते हो? तो बोले हम क्या करें, घर बहुत छोटे छोटे थे, तो कहीं खेलने की जगह नहीं है। हमने कहा बाहर सड़कों पे खेलो, तो सड़क पे तो आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, तो सड़क पे भी नहीं जा सकते। तो पता ये चला कि इनके पास खेलने की जगह नहीं है, इनको पैसों से मतलब नहीं है, वो उसको खेल की तरह लेते थे। तो सरकार ने 1.5 महीने में इतने खेल के मैदान बनवा दिए कि बच्चा अब हाथ में नहीं आता था और वो खेलने चला जाए। इतना सरल उपाय, और वो एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आया। तो कई बार हमें लगता है कि हमारी टीम्स की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, और सरकार से बहुत बहुत प्रोटेक्शन, बहुत प्रोत्साहन और बहुत उम्मीदें जो सरकार ने हमसे रखी थी, उसके स्वरूप में हमें बड़ा सहयोग मिलता रहा। फिर ऐसे मंदिरों की लिस्ट बनाई गई जिनका पुनरुद्धार करना आवश्यक है। कुछ एनजीओज़ को प्रमोट किया, कुछ यहाँ से लोगों को ले गए जिन्होंने वहाँ मंदिरों को बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे वातावरण बनना शुरू हुआ। तो इससे मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क मिला है। अब जो सरकार का निर्णय आ चुका है, क्या परिवर्तन इसके बाद आएगा और क्या मतलब प्लान है फ्यूचर का? वादियों में बाहर आएगी। बहुत खूबसूरत वहाँ का वातावरण हो गया है। मैं तो जाती ही रहती हूँ, हर 2-3 महीने में एक बार जाती हूँ। अभी लास्ट भी मैं अगस्त में होकर आई हूँ श्रीनगर। G20 होने वाला था, और G20 के उत्साह में इतने सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें रेनोवेट कराई हैं श्रीनगर के लाल चौक में। और जो बिल्कुल उनका, जिसे हम कहते हैं डाउनटाउन, जहाँ बिल्कुल पुराना शहर जो है, वहाँ अब चलिए तो ये पहचान में नहीं आता, दुमंजिला तिमंजिला दुकान बन गई है, उसके अलग शोकेस बने हुए हैं। सब जैसे आंखें बिछा के बैठे हुए थे कि अब हमारे पास विदेशी वो आएंगे, ग्राहक आएंगे, या प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गई हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है केसर बहुत होता है, फल बहुत होता है, कारपेट्स बहुत अच्छे बनते हैं वहाँ। वहाँ की फर्निशिंग बहुत अच्छी होती है, कर्टेन्स और बेड कवर्स, और वो साड़ियाँ वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, जैकेट्स मिलते हैं। तो इनका पूरा फर्नीचर इतना अच्छा, अखरोट की लकड़ी का। तो ये सारा जैसे एक बूम आ गया हो बिज़नेस में। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसके साथ साथ सरकार ने बहुत टाइमली आईआईटी खोला, वहाँ पे एम्स खोला है। अभी मुझे पता चला सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी वहाँ खुलने जा रही है। तो ये जो एक युवाओं की जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को मैच करने के लिए सरकारी भाषाओं में परिवर्तन लाए, तो वो वहीं का बच्चा वहीं रह के वहीं की भाषा में देश की परीक्षा दे सकता है और एक देश का ऊंचा अफसर बन सकता है। और फिर ऐसे ही जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे, उनके ऊपर जो बंदिशें थीं, उन शरणार्थियों को 70 साल हो गए, 75 साल, उनको हम अधिकार नहीं दे सके, वोट करने का अधिकार नहीं। एक छोटी सी रकम उनको हर साल दे देते थे, शरणार्थी पूर्ति रकम, जो कुछ होती नहीं है। तो बहुत सारे सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लेकर और बहुत सारा कुछ उन्होंने एक तरह का वातावरण बनाया है। अब तो लगता ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर कभी अलगाव की बात करता था। अब तो हम लोग जाते हैं और वहाँ का, चाहे टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे वहाँ घोड़े वाला हो, चाहे आपको डल में ले जाने वाला नाविक हो, वो आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप उदयपुर में गए हैं या मुंबई में गए हैं या बेंगलोर में गए हैं। अब डर नहीं लगता। एक अंतिम सवाल, वर्तमान में चर्चित मुद्दा, आपका क्या विचार है, क्या लगता है इसके बारे में? आरंभ से ही पीओजेके की सीट्स तो हमारे यहाँ रिजर्व्ड ही हैं। वो संसद में भी थी और वहाँ की विधानसभा में भी थी, और वो अभी भी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि उस पर कभी पाकिस्तान ने कुछ कहा ही नहीं, कभी उसने उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। यानी वो भी मानते तो हैं कि ये उनका हक है। और बिल्कुल सही कहा है, पीओजेके को आप, अगर आपके देश का कोई भाग है तो क्या आप ऐसा बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर? ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंध भी पाक का ही है, तो सिंध को तो नहीं कहते पाक अधिकृत सिंध। पाक अधिकृत जो उनका और दूसरा एरिया है,
वो कश्मीर को ही क्यों कहते हैं पाक अधिकृत? ये जो दो शब्द लगाए इसी से पता चल जाता है कि आपने ज़बरदस्ती अधिकृत किया हुआ है। इसका एक राजनैतिक और ऐतिहासिक कारण है। जो विलय हुआ था वो राजा ने विलय किया था राज्य का, तो जितना राज्य होगा उस पूरे का ही विलय होगा ना। तो वो जो पूरा भाग है पीओजे के, वो राजा का राज्य ही था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक ही है। उसको अलग गलत तरह से उस समय राजनैतिक रूप से कर दिया गया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो भाग ही जो कश्मीर राज्य का है, तो वो बिल्कुल ठीक है। वो एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही अंग है। मैंने खास करके जो अपनी शोध की उसमें दावे के साथ वो पूरा नक्शा बनाकर सर्वे के साथ दिखाया है कि जितनी 62 भाषाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोली जाती हैं वो सब पीओजेके में बोली जाती हैं, और एक भी भाषा ऐसी नहीं है जो उससे बाहर कहीं बोली जाती हो। तो भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, राजनैतिक इतिहास के आधार पे, राजा की विलय संधि के आधार पर हर तरह से पीओजेके भारत का भाग है। तो ये थे डॉक्टर नीरजा गुप्ता। कश्मीर का उनको बहुत ही गज़ब का अनुभव है, और ये हमने बात की 370 के बारे में। आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या क्या होगा ये तो अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।